अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं समरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल। दोस्तों, इससे पहले हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ा है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक द लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड ईच हैव ए वेल डिफाइंड वेवलेंथ। मतलब ये कि बोहर एटॉमिक मॉडल वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। तो उसके मुताबिक कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ यूँ होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन एंड एच गामा लाइन। तो स्पेक्ट्रम जो है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। लेकिन स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर showed that H alpha, H beta, gamma lines in the hydrogen spectrum are not single line। मतलब ये कि जब हम स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से हम स्टडी करते हैं तो ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेरी क्लोज्ड लाइन पैक्ड टुगेदर। जैसे कि माइकलसन ने फाइंड आउट किया कि एच अल्फा लाइंस जो है इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू क्लोज कंपोनेंट्स with wavelength separation of 0.13 एंगस्ट्रम। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी करते हैं तो हमें मिलता है कि हर एक लाइन जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। तो बोहर एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, यानी द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल लाइन इनटू सेवरल लाइन इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बोहर एटॉमिक मॉडल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, समरफील्ड इंट्रोड्यूस टू मेन मॉडिफिकेशंस इन द बोहर थ्योरी। इस फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड ने दो मॉडिफिकेशन की है बोहर थ्योरी में। पहला मॉडिफिकेशन ये है कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन जनरल इज इलिप्स विद द न्यूक्लियस एट वन ऑफ द फोकाई। The circular orbit of Bohr are a special case of this। बोहर एटॉमिक मॉडल में ये कंसीडर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन समरफील्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एलिप्स, और उसमें न्यूक्लियस जो है वो इट शुड बी एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब ये कि अगर ये एलिप्स है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है दिस इज द फोकस एंड एक ये है, तो समरफील्ड कहता है कि न्यूक्लियस या यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। एक उन्होंने ये मॉडिफिकेशन की है। सेकंड उन्होंने ये कहा कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज कंसिडरेबली एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट। दिस कॉजेज रिलेटिविस्टिक वेरिएशन इन द मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर he took into the account the relativistic variation of mass of electron with the velocity। This is known as the relativistic atom model। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेट सपोज यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो इन दोनों मॉडिफिकेशन को हम तफसील से नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की उसको डिस्कस करते हैं। लेट सपोज अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और लेट सपोज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, तो न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस है वो r है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचता है तो उसका रेडियस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी डिक्रीज होता है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो रेडियस जो है उसकी लेंथ जो है और भी कम हो जाती है। और बोहर एटॉमिक मॉडल में r जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ पे है तो r की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 फेम्टोमीटर है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो तो तब भी जो है आर कांस्टेंट होता है। आर चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है तो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचता है तो एंगल इंक्रीज हो जाती है इस पोजीशन पे।
और यहाँ इस केस में आर जो है वो चेंज होता है और एंगल भी चेंज होती है, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है हमारे पास। हम किसी भी पार्टिकल की यानी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं पोजीशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको मैं आर और एंगल थीटा से मैं या फाई से मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, और दोनों पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है वो चेंज होती है। तो दोस्तों, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलिप्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। Thus इलेक्ट्रॉन विल हैव 2 कंपोनेंट ऑफ इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट है अलोंग द रेडियस ऑफ वेक्टर, यानी एक कंपोनेंट उसका ये बन रहा है ये, which is equal to dr divided by dt. This is in the direction of r. और second component जो है वो ये बन रहा है, this one is the second component. This is called the transverse component of velocity. और ये component जो है this is equal to r d phi divided by dt. और this is perpendicular to the radius. तो 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं dr बाई dt, विच इज कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट एंड अदर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो फाइन स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए समरफील्ड एंड विल्सन ने क्वांटाइजेशन रूल इंट्रोड्यूस की। जिस तरह के बोहर ने क्वांटाइजेशन रूल इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोहर क्वांटाइजेशन रूल कहते हैं, और उसके मुताबिक L इज इक्वल टू NH। तो समरफील्ड ने क्वांटाइजेशन रूल फॉर द मोमेंटम विच इज एसोसिएटेड टू द कोऑर्डिनेट्स फाई यानी एंगल और आर के। द क्वांटाइजेशन रूल वाज दैट इंटीग्रेशन P यानी कि मोमेंटम along any coordinates and dq should be equal to n phi h। तो ये एक जनरल क्वांटाइजेशन रूल है। चूंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, एक आर है और एक एंगल है, तो लिहाजा इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन p phi इंटू डी फाई शुड बी इक्वल टू n phi इंटू h। यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे क्यू है, ये जनरल इक्वेशन है, और दिस इज फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आर लिखना चाहूँ तो दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी आर डी आर शुड बी इक्वल टू एन आर इंटू एच। सो दीज आर दी 2 क्वांटाइजेशन रूल्स ऑफ विल्सन एंड समरफील्ड। यहाँ पे दोस्तों एन फाई जो है इट इज कॉल्ड द एंगुलर or azimuthal quantum number and nr is called the radial quantum number. So this is the quantization rule of Wilson and Sommerfeld. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।